आज के अध्याय में हम आपको आकाश की सैर पर ले चलेंगे। आज के अध्याय में हम रात के समय चमकने वाले या टिमटिमाने वाले तारों के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने बचपन से ही आकाश में रात के समय टिमटिमाते हुए तारे देखे हैं और बचपन से ही हमारे अंदर ये जानने की इच्छा है कि रात के समय आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, दिन के समय सूर्य के प्रकाश में तारे क्यों दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे तमाम तरह के प्रश्न जो हैं हमारे मन में बचपन से ही चल रहे हैं। हम लोगों ने बचपन में इन तारों को लेकर, आकाश को लेकर, ब्रह्मांड को लेकर अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी या अन्य जो बुजुर्ग हैं, उनके माध्यम से तमाम तरह की कहानियां जानी हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन में जानने की इच्छा बनी हुई है कि वास्तव में ये आकाशीय पिंड जो रात के समय टिमटिमाते हैं, ये हमारे ऊपर कभी गिरते क्यों नहीं हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो आज के अध्याय के माध्यम से सारे आपके जो डाउट हैं ये क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी नई चीजें आपको जानने को भी मिलेंगी। तो बात करें सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंडों की, तो ये सब पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इन खगोलीय पिंडों का एक नाम और है, इन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी जिस पर हम लोग निवास करते हैं, तो हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। देखिए, खगोलीय पिंडों को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक तो ऐसे पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, और दूसरे ऐसे पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। तो जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वे तारे कहलाते हैं। वास्तव में ये पिंड जो हैं ये गैसों से बने होते हैं और आकार में बहुत बड़े और गर्म होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। हमारे सबसे नजदीक तारा जो है सूर्य है, तो सूर्य भी एक तारा है। अब देखिए, आपके मन में पहला प्रश्न ये है कि दिन के समय तारे हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि चूंकि हम लोग सूर्य के नजदीक हैं और दिन के समय सूर्य की रोशनी काफी तेज होती है, जिसकी वजह से जो हमसे करोड़ों मील की दूरी पर जो तारे हैं वो हमसे ओझल हो जाते हैं। और रात के समय जब सूर्य उपस्थित नहीं होता है तो हम उन तारों को देख पाते हैं। चूंकि वे तारे हमसे करोड़ों या अरबों या खरबों मील दूर हैं, इस वजह से उनका प्रकाश हमारे पास नहीं आ पाता है। जबकि सूर्य हमारे नजदीक है तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास अच्छी खासी मात्रा में आ पाता है। अब देखिए, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है और ये केवल सूर्य जैसे तारों से प्राप्त प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं, तो ये ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जो है, ग्रह शब्द अंग्रेजी में प्लेनेट शब्द है, इसका अर्थ है घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, यानी हमारी पृथ्वी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, बल्कि ये सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करती है। इसकी वजह से ये आकाश से चमकती हुई प्रतीत होती है। हमारी पृथ्वी समेत जो 8 ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह और सूर्य उपस्थित है। तो अभी हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। देखिए, सौर परिवार आ जाता है, सोलर सिस्टम आ जाता है। तो सूर्य और 8 ग्रह मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने इमेज लगाई हुई है, ये सूर्य है और सूर्य से दूरी के आधार पर ये 8 ग्रह हैं। तो सबसे पहले बुध आता है यानी मरकरी, उसके बाद फिर शुक्र है, वीनस, फिर आपकी पृथ्वी आती है। पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पर पड़ती है। पृथ्वी के बाद फिर मंगल है, यानी चौथे नंबर पर मार्स है। 5वें पर बृहस्पति है, जुपिटर है। 6वें पर शनि यानी सैटर्न है। 7वें पर अरुण यानी यूरेनस है और 8वें पर वरुण यानी कि नेपच्यून है। ठीक है, ग्रह के आकार के अनुसार, यानी ग्रहों का जो आकार है इनके अनुसार बढ़ते क्रम में। तो आकार के अनुसार सबसे छोटा जो आकार में ग्रह है बुध है। बुध के बाद फिर मंगल का नंबर आता है, फिर शुक्र का नंबर आता है, फिर चौथे नंबर पर आती है आपकी पृथ्वी। इसके बाद अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। यानी हमारे सौर परिवार में सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। सौर परिवार में आपके 8 ग्रहों के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्य भी हैं जो कि ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले इन पिंडों का आकार अपेक्षाकृत छोटा है और इन्हें उपग्रह कहा जाता है। यानी हमारे ग्रहों की जो परिक्रमा करने वाले छोटे पिंड हैं तो वो उपग्रह कहलाते हैं। तो उपग्रह जो है हमारे ग्रहों के साथ साथ ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी उपग्रह अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। देखिए, ग्रहों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आंतरिक या पार्थिव ग्रह और दूसरे हैं बाह्य या जोवियन ग्रह। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपकी एनसीईआरटी में नहीं था, ये मैंने एक्स्ट्रा तौर पर ऐड किया है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन से हैं? जो कि सूर्य के सबसे नजदीक हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी ये जो 4 ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह बोले जाते हैं। जबकि बाह्य ग्रह कौन से हैं? बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह बोले जाते हैं। बाह्य ग्रह या फिर जोवियन ग्रह इन्हें कहा जाता है। अब देखिए, आप में से तमाम ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो 2005 से पहले क्लास 6 किए हुए होंगे। मैंने अपने टाइम में पढ़ा था कि हमारे सौर सिस्टम में 9 ग्रह हैं, लेकिन 2006 के बाद क्या हुआ, ये
कंफर्म कर दिया गया कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह नहीं है बल्कि 8 ग्रह हैं। तो जब मैंने पढ़ा था उस समय 9 ग्रह थे, लेकिन वर्तमान में 8 ग्रह हैं। तो जो 9वां ग्रह था वो था प्लूटो, जो कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। तो प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बेक ने की थी और 2006 से पहले तक इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। लेकिन 2006 में प्राग में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक सम्मेलन में ग्रहों की जो निर्धारित नई परिभाषा है उसके आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, यानी प्लूटो को बौने ग्रह में डाल दिया गया और इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। तब से हमारे सोलर सिस्टम में अब वर्तमान में 8 ग्रह मौजूद हैं। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य हमारे सौर परिवार के केंद्र में स्थित है और हमारे 8 ग्रहों की एनर्जी का प्राइमरी सोर्स भी है। तो सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है और यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। आकार के आधार पर बताया गया है, अगर पृथ्वी से इसका कंपेयर करें तो हमारी पृथ्वी से यह 10 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की एनर्जी की बात करें तो सूर्य अत्यंत गर्म गैसों से बना हुआ है और सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया की वजह से सूर्य के अंदर अपार एनर्जी है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी किलोमीटर में दूरी बताई गई है। कितनी दूरी पर है ये? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर ये हमसे उपस्थित है। यहाँ पे बताया गया है कि सूर्य का जो प्रकाश है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज गति से चलता है, फिर भी हम तक आते हुए सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच पाता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में आ पाता है, तो ये 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम है। अगर कहीं भी आपको लगभग 8 मिनट लिखा हुआ मिले तो आपसे सही टिक कर देंगे, यानी पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। देखिए सूर्य के सबसे निकटवर्ती तारे का नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है। सूर्य के एक निकट में एक तारा है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो प्रोक्सिमा सेंटोरी का जो प्रकाश है ये हम तक लगभग 4 वर्ष में पहुंच पाता है। यानी यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि एक तारा जो कि सूर्य के नजदीक है उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्ष में पहुंच पाता है, यानी हमसे वो काफी लाखों करोड़ों मील की दूरी पर स्थित है। इस वजह से उसका प्रकाश जो है लगभग 4 वर्ष में हम तक पहुंच पाता है, जबकि ऐसा खगोलविद मानते हैं कि वो सूर्य के पास स्थित है। फिर भी तो कई बार आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सूर्य के सबसे निकटवर्ती तारा कौन सा है, तो आप बता देंगे प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है सूर्य के सबसे नजदीक तारा है। अब देखिए यहाँ पर बात कही गई है क्षुद्र ग्रहों की। तो हमारे सूर्य से चौथे नंबर पर जो ग्रह पड़ता है वो पड़ता है मंगल, मार्स, और 5वें पर पड़ता है जुपिटर। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में उपस्थित है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में अनेक पिंडों के झुंड हैं और पिंडों के ये झुंड भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी ये पिंड जो है वास्तव में छोटे छोटे पिंड हैं, ये इन ग्रहों के ही टुकड़े हैं जो कि यहाँ पर इस बेल्ट के रूप में इकट्ठे हो गए हैं और ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रह उस ग्रह के टुकड़े हैं जो अपने जन्म के समय या जन्म के बाद विस्फोट के कारण बिखर गया, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि सौर परिवार के जो हमारे सभी 8 ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इनका परिक्रमा पथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सभी ग्रहों का परिक्रमा पथ यहाँ पे बना हुआ है। तो सौर परिवार के सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनके परिक्रमा पथ दीर्घवृत्ताकार हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं। यानी इनका जो परिक्रमा पथ है वो वृत्ताकार नहीं, एकदम वृत्त के आकार में नहीं, बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि दीर्घवृत्ताकार है, कुछ इस प्रकार का है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं। बताया गया कि परिक्रमा करते हुए इन सबकी दिशा एक ही रहती है, यानी कि परिक्रमा करते हुए हमारे सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं इनमें से 6 ग्रहों की दिशा जो है एक सी रहती है। केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी दिशा जो है इन 6 के विपरीत है। अब देखिए ये जो ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा सभी ग्रह जो है अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। अक्ष का मतलब एक आसान भाषा में आपको समझाऊं, आपने साइकिल का पहिया देखा होगा। तो साइकिल का पहिया क्या होता है, उसका बीच में केंद्र बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है। तो साइकिल का पहिया इस केंद्र बिंदु के बिहाफ पर अपने अक्ष पर भी रोटेट करता है। जैसे कुम्हार का चाक होता है, कुम्हार का चाक एक ही जगह पर अपने अक्ष पर रोटेट करता है, उसी तरह से ये जो ग्रह हैं ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी रोटेट करते हैं, अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। तो सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, जो घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। देखिए आपको एक शब्द याद रखना है, यहाँ पे परिभ्रमण है। परिभ्रमण का मतलब होता है अपने अक्ष पर रोटेट करना, और यहाँ पर शब्द आया है परिक्रमण। तो देखिए आपको परिक्रमण और परिभ्रमण याद रखना है। यूपीएससी कई बार इन शब्दों में आपको उलझा देती है और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। अब देखिए मैंने बताया था कि आपके 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका जो
रोटेशन और परिक्रमण है वो विपरीत है। तो शुक्र और यूरेनस को छोड़कर, यानी शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण की दिशा एक ही रहती है। अब यहाँ पर शुक्र और अरुण की घूर्णन की दिशा बताई गई है। शुक्र और अरुण की घूर्णन की और परिक्रमण की दिशा जो है ये विपरीत है, ये पूर्व से पश्चिम है, अर्थात दक्षिणावर्त है। देखिए अभी मैं बताऊंगा दक्षिणावर्त और वामावर्त का मतलब क्या होता है। देखिए पूर्व से पश्चिम का मतलब क्या है, ये आपकी पूर्व दिशा हो गई, इधर आपकी पश्चिम हो गई, ऊपर आपका उत्तर है और नीचे आपका दक्षिण है। तो कहने का मतलब ये है कि इन ग्रहों का जो रोटेशन है वो इस साइड से इस साइड में होगा। एरो पर ध्यान दीजिए, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर होगा। और बाद बाकी जो 6 ग्रह हैं उनका रोटेशन कैसे होगा, उनका पश्चिम से पूर्व की ओर होगा, यानी इस साइड से चल के इस साइड में जाएंगे, ठीक है। जबकि ये आपके दो ग्रह हैं शुक्र और अरुण, ये पूर्व से पश्चिम करेंगे रोटेट, और बाद बाकी 6 ग्रह जो हैं ये पूर्व से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व करेंगे। अब देखिए समझने वाली बात यह है, इसको अपनी आपकी जो हाथ की घड़ी होती है, कलाई वाली घड़ी होती है, उस पर इंप्लीमेंट कीजिए। देखिए आपकी कलाई घड़ी ऐसी होती है, ठीक है। कलाई घड़ी में ये सुइयां ऐसे होती हैं और ये सुई ऐसे करके इस तरह से चलती आती है यहाँ से, ठीक है। तो इस सुई जो इस तरह से घूमती है, सुई जो इस तरह से घूमती है, इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज। और जो पश्चिम से पूर्व जो ग्रह रोटेट कर रहे हैं इन्हें बोलेंगे वामावर्त। वामावर्त का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, और वामावर्त का मतलब हो गया घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। तो कभी भी आप दक्षिणावर्त और वामावर्त में कंफ्यूज मत होइए। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये जो विपरीत है वामावर्त वाला कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से घूमेगा, ठीक है, इस तरह से। जबकि दक्षिणावर्त वाला का मतलब की है क्लॉकवाइज का मतलब ये घड़ी की सुई जैसे घूमती है, घड़ी की सुई पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, तो इस तरह से ही घूमेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वामावर्त और दक्षिणावर्त में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इसका मतलब है क्लॉकवाइज, और वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। तो आपको ये भूलना नहीं है, ये टर्म्स जो है आपको एग्जाम में अटका देते हैं, आपको याद रखने हैं। तो केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका घूर्णन और परिक्रमण जो है विपरीत है, यानी इनका अपने अक्ष पर घूर्णन भी पूर्व से पश्चिम है और सूर्य की परिक्रमा का जो पथ है वो भी इनका पूर्व से पश्चिम है। बाद बाकी आपके जो 6 ग्रह हैं इनका घूर्णन और परिक्रमण कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी कि वामावर्त है। केवल शुक्र और अरुण का दक्षिणावर्त है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब देखिए यहां पर यह भी बताया गया है कि जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है वैसे ही उनके परिक्रमण का समय भी बढ़ता जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ग्रहों की जो दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका जो परिक्रमण पथ है ये भी लंबा होता जाता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो भी बढ़ता जाता है। तो सबसे कम परिक्रमण पथ आप देख पा रहे हैं मरकरी का है, यानी बुध ग्रह का है। बाद में फिर आप देख पा रहे हैं, बाद में आपके वीनस है, शुक्र का इससे बड़ा हो गया, पृथ्वी का इससे बड़ा हो गया, मार्स का इससे बड़ा हो गया, और सबसे बड़ा जो है नेपच्यून का है, यानी कि सबसे बड़ा किसका है, वरुण ग्रह का है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है, अतः उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में मात्र 88 दिन लगते हैं। यानी कि बुध ग्रह जो है सूर्य का 88 दिन में परिक्रमा पूरी कर लेता है। सूर्य से सबसे दूर होने के कारण जो वरुण है यानी नेपच्यून है, इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष लगते हैं। तो यहाँ पर परिक्रमण का समय बताया गया है कि किस ग्रह का परिक्रमण कम है, किसका ज्यादा है। तो जो ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होगा वो कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेगा, और जो ग्रह सूर्य के सबसे दूरी पर होगा वो ज्यादा समय लेगा। क्योंकि बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक है इसलिए इसका परिक्रमण पथ भी छोटा है। वहीं जो नेपच्यून है यानी कि जो वरुण ग्रह है ये सूर्य से काफी दूरी पर है, इस वजह से ये ज्यादा समय ले रहा है। तो आपको ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं कि कौन से ग्रह का परिक्रमण काल और घूर्णन काल कितने दिन का है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, ताकि आप ये ना कहें कि हमें ये बताया नहीं गया था। हालांकि आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में नहीं है, लेकिन मैंने अतिरिक्त जानकारी के तौर पर यहाँ पे मैंने रख दिया है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो बुध की बात करें तो बुध का परिक्रमण काल यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने का जो समय है 88 दिन है। वहीं घूर्णन काल यानी आप अपने अक्ष पर एक रोटेशन पूरा करने का जो समय है वो कितना है, 58.6 दिन। शुक्र की बात करें तो शुक्र का जो परिक्रमण काल है यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का एक जो काल है 225 दिन है। वहीं घूर्णन काल यानी अपने अक्ष पर ये एक जो चक्कर पूरा लगाता है वो 243 दिन में लगाता है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 40 सेकंड है। यानी पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 40 सेकंड में पूरी करती है। वहीं पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक रोटेशन 23 घंटा 56 मिनट
और 4 सेकंड में पूरा करती है। मंगल की बात करें तो देखिए मंगल का परिक्रमण काल यानी मंगल सूर्य के चारों ओर जो अपना एक पूरा चक्कर लगाता है, ये चक्कर लगाता है 687 दिनों में। वही मंगल का अपने अक्ष पर घूर्णन काल कितना है? 24 घंटा 37 मिनट 35 सेकंड है। यानी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में इसको 24 घंटा 37 मिनट 35 सेकंड लगते हैं, यानी लगभग पृथ्वी के समान ही है इसका घूर्णन काल। बृहस्पति की बात करें तो देखिए बृहस्पति का परिक्रमण काल यानी बृहस्पति सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 12 वर्ष में लगाता है। इसका घूर्णन काल कितना है? यानी अपने अक्ष पर इसका एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लगता है? 9 घंटा 55 मिनट। शनि की बात करें तो शनि का परिक्रमण काल जो है 29 वर्ष है। इसका घूर्णन काल जो है 10 घंटा 40 मिनट है। अरुण की बात करें तो अरुण का परिक्रमण काल 84 वर्ष है और इसका घूर्णन काल कितना है? 17 घंटा 14 मिनट है। वरुण की बात करें तो इसका परिक्रमण काल कितना है? 165 वर्ष से सबसे ज्यादा है और इसका घूर्णन काल यानी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने का समय कितना है? 15 घंटा 57 मिनट। अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनमें से जिनसे प्रश्न बनते हैं। सबसे बड़ा परिक्रमण काल किसका है? कौन से ग्रह का है? वरुण का है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो परिक्रमा करने में समय लगता है वो सबसे ज्यादा वरुण को लगता है। वरुण को लगते हैं 165 वर्ष। वहीं सबसे छोटा परिक्रमण काल किसका है? बुध का है। बुध को मात्र 88 दिन लगते हैं। अब देखिए घूर्णन काल के बारे में, घूर्णन या परिभ्रमण के काल के बारे में है। सबसे बड़ा घूर्णन या परिभ्रमण काल यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे ज्यादा दिनों में घूर्णन पूरा करता है? वो है शुक्र। शुक्र को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 243 दिन लगते हैं। वहीं सबसे छोटा घूर्णन या परिभ्रमण काल किसका है? बृहस्पति का है। बृहस्पति को मात्र 9 घंटा 55 मिनट लगते हैं। यानी बृहस्पति को अपने अक्ष पर रोटेट होने में मात्र 9 घंटा 55 मिनट लगते हैं। एक रोटेशन पूरा करने में 9 घंटा 55 मिनट लगते हैं। देखिए ये दो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है अभ्यर्थी परिक्रमण काल तो याद रखते हैं लेकिन किन ग्रहों का परिभ्रमण काल बड़ा और छोटा है ये याद नहीं रख पाते हैं। तो आप लोगों से मैं बोल दे रहा हूं कि आपको घूर्णन या परिभ्रमण काल जो है सबसे बड़ा किसका है और सबसे छोटा किसका है ये आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो ग्रह ऊष्मा प्राप्त करते हैं वो भी दूरी के आधार पर प्राप्त करते हैं। यानी जो ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है उसको ऊष्मा ज्यादा प्राप्त होगी और जो सूर्य से सबसे दूरी पर है उसको ऊष्मा की मात्रा कम प्राप्त होगी। तो ग्रहों द्वारा प्राप्त ऊष्मा की मात्रा ग्रह की सूर्य से दूरी पर निर्भर करती है। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है इसलिए उसे सूर्य से सबसे अधिक गर्मी मिलती है और सूर्य से अधिक दूरी पर होने की वजह से जो वरुण है यानी जो आपका नेपच्यून है इसको कम मात्रा में ऊष्मा मिलती है। इसलिए यह सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है। यानी हमारे सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून यानी कि वरुण है, क्योंकि सूर्य से काफी दूरी पर स्थित है। इस वजह से इसको सूर्य का जो ऊष्मा है वो कम मात्रा में मिल पाती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह है। अब आते हैं पृथ्वी हमारा ग्रह, यानी जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं। तो पृथ्वी की हम यहां पर बात करेंगे। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान जो है तीसरा है। यानी पहले नंबर पर आप देख पा रहे हैं यहां पर बुध आ रहा है, सेकंड नंबर पर आपका शुक्र आ रहा है और तीसरे नंबर पर आपकी पृथ्वी आ रही है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का 5वां स्थान है। यानी कि यहां पर आकार में घटते हुए क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले नंबर पर आपका कौन सा आता है? बृहस्पति आता है। सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है। बृहस्पति से छोटा आपका शनि है। शनि दूसरे नंबर पर आता है। उसके बाद वरुण आता है। वरुण जो है तीसरे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर आपका अरुण है और आकार में 5वें नंबर पर आएगी आपकी पृथ्वी। तो आकार के आधार पर पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां। घटते क्रम में बात हो रही है। यहाँ पे बताया गया कि दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी भी एक गोला है, लेकिन पृथ्वी जो है ध्रुवों पर ये कुछ चपटी हुई है। यानी इसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है यहां पर पृथ्वी जो थोड़ी सी चपटी हुई है। आकार और बनावट में पृथ्वी जो है शुक्र ग्रह के समान है। तो आकार और बनावट में अगर हम देखें तो आकार और बनावट में यह वीनस के समान है, शुक्र ग्रह के समान है। देखिए इसी वजह से शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। सौर परिवार में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। यानी हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीली दिखाई देती है और इसके नीले दिखने का कारण क्या है? पानी है। हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर जो है पानी मौजूद है। इसी वजह से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की बात तो हो गई, अब बात करेंगे उपग्रहों की। तो अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं और सैटेलाइट का अर्थ होता है साथी या सहचर। उपग्रह जो है ये अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये सूर्य के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाते हैं। यानी कहने का मतलब ये उपग्रह जो है अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी अपना प्रकाश नहीं होता है।
और ये उपग्रह भी सूर्य से प्राप्त प्रकाश को भी परावर्तित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि रात के समय जो चंद्रमा आपको प्रकाश देता दिखाई देता है, तो वास्तव में चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है उसी को रात के समय परावर्तित करता है। इसी वजह से चंद्रमा हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। चंद्रमा पृथ्वी का सहचर। देखिए, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। व्यास आपने पढ़ा होगा, अपने क्लास 6 के गणित में पढ़ा होगा व्यास। ये व्यास जो है किसी वृत्त के केंद्र के एक छोर से लेकर दूसरी छोर पर जो रेखा खींची जाती है वो व्यास कहलाता है। तो पृथ्वी के व्यास का ये 1/4 है। यानी इस व्यास को 4 भागों में डिवाइड करें तो इसका केवल इतना पार्ट क्या है, इतने पार्ट का चंद्रमा है, ये बताया गया है। यानी चंद्रमा जो है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में ये पूछी गई है। चंद्रमा के द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक 1.25 सेकंड में पहुंचता है। ये चंद्रमा जो प्रकाश का परावर्तन करता है वह प्रकाश पृथ्वी तक 1.25 सेकंड में पहुंचता है। ये बात यहां बताई गई है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है। यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे पूरी करता है और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। यानी अपने अक्ष पर भी इतने ही समय में एक घूर्णन ये पूरा कर पाता है 27 दिन 8 घंटे में। और इसी वजह से हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि इसका घूर्णन और परिक्रमण काल एक ही है। इसी वजह से पृथ्वी से हम चंद्रमा का एक भाग देख पाते हैं और इसका दूसरा भाग जो है छिपा रहता है। देखिए, चंद्रमा पर ना तो जल है ना ही वायु है। यह दिन के समय में बहुत अधिक गर्म हो जाता है और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है और इसका जो तल है काफी ज्यादा असमतल है। अब आते हैं ब्रह्मांड में पृथ्वी। देखिए, अब तक तो हम अपने सौरमंडल की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की बात करेंगे। तो हमारे सौरमंडल में एक सूर्य है और उसके इर्द गिर्द घूमते 8 ग्रह हैं। तो हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी या मिल्की वे कहते हैं। यानी हमारा जो सौरमंडल है जिसमें सूर्य जो है केंद्र में है और इसके इर्द गिर्द 8 ग्रह घूम रहे हैं, तो ये हमारा जो सौरमंडल है ये जिस आकाशगंगा में स्थित है उसको मंदाकिनी या मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा कैसे कहते हैं? तो देखिए, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है और इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा करोड़ों तारों की, बादलों की और गैसों की एक प्रणाली है। यहाँ पर एक आकाशगंगा की इमेज लगाई गई है और ये आकाशगंगा मिल्की वे है जिसकी इमेज आपके सामने यहाँ पे लगाई गई है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, आकाशगंगा क्या है, ब्रह्मांड क्या है और पृथ्वी क्या है। देखिए, यहाँ पे बात करते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब ये है कि जितना भी आपका अंतरिक्ष फैला हुआ है, दूर दूर तक फैला हुआ है, तो वो सब ब्रह्मांड बोला जाता है, पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर लाखों आकाशगंगाएं हैं और आकाशगंगा के बारे में जैसा कि अभी आपने देखा है कि आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। तो ब्रह्मांड पूरा आपका यूनिवर्स आपका जहां तक फैला हुआ है, यानी कि इसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती कहां तक फैला हुआ है, तो पूरा जो है ब्रह्मांड बोला जाता है। ब्रह्मांड के अंदर लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं और आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। अब आकाशगंगा के अंदर लाखों करोड़ों जो है सौरमंडल हैं। देखिए, हम जिस सौरमंडल का पार्ट है वो हमारा एक सौरमंडल है जिसमें सूर्य केंद्र में है और 8 ग्रह उसके इर्द गिर्द उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसे लाखों सौरमंडल हमारी आकाशगंगा में हो सकते हैं, ठीक है। और उस सौरमंडल के भीतर हम पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सही क्रम क्या होगा, तो सही क्रम ये होगा, सबसे बड़ा क्या है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के भीतर आकाशगंगाएं हैं, आकाशगंगा के भीतर सौरमंडल है और सौरमंडल के भीतर पृथ्वी है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि पृथ्वी जो है सौरमंडल का एक भाग है और हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है जो कि ब्रह्मांड का हिस्सा है और ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, ब्रह्मांड एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ब्रह्मांड के भीतर क्या है, आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा के अंदर लाखों तारे, करोड़ों बादल मौजूद हैं और आकाशगंगा के भीतर लाखों सौरमंडल भी मौजूद हैं। सौरमंडल में से हमारा एक सौरमंडल है जिसमें सूर्य केंद्र में है और 8 ग्रह उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे क्रम बताया है, हायरार्की बताई गई है, जो कि आपको इस इमेज के माध्यम से क्लियर हो गई होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।